लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेकंड चैप्टर हमारा एंड हुआ था, दैट वाज पर्ट। सेकंड चैप्टर हमारा एंड हुआ पर्ट। अभी तक हमने दो चैप्टर देख रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था? फर्स्ट चैप्टर वाज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ पर्ट एंड सीपीएम। वहां पे हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन देखे और वहां बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। आपके एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, और उसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टेक्निक था आपका नेटवर्क टेक्निक। फर्दर उसी नेटवर्क टेक्निक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड, और इसके ऊपर फिर हमने अपने डिस्कशंस रखे। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने क्या देखा था? सेकंड चैप्टर हमने देखा पर्ट के बारे में। पर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो, इसमें क्या टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, फर्दर उन टाइम एस्टिमेट से हम अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हमारे सेकंड चैप्टर में। इसके ऊपर हमने वेरियस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। नाउ थर्ड चैप्टर इज सीपीएम, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। आप लोग याद रखो, क्रिटिकल पाथ हमने यूज किया था अपने पर्ट चैप्टर में भी हमने क्रिटिकल पाथ को सॉल्व किया था, बट वहां पे क्रिटिकल पाथ हमारा 3 टाइम एस्टिमेट्स को लेके हम लोग सॉल्व कर रहे थे। वहां पे हमारा सीपीएम पर्ट में आप जो यूज कर रहे थे वहां 3 टाइम एस्टिमेट्स यूज कर रहे थे, बट सीपीएम में हम सिर्फ 1 टाइम एस्टिमेट यूज करेंगे। तो आप यहाँ देखना भी डिफरेंस क्या है, पर्ट और सीपीएम में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर एंड दैट इज सीपीएम। सो थर्ड चैप्टर इज सीपीएम, दैट इज सीपीएम। सो सीपीएम आपका ऑल्सो और नेटवर्क टेक्निक है। और ये नेटवर्क टेक्निक किस लिए यूज किया था हमने? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए हमने यूज किया था। सो फर्स्ट नेटवर्क टेक्निक हमने देख लिया पर्ट, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सेकंड मेथड हमारा होता है सीपीएम। सो सीपीएम इज आल्सो नेटवर्क टेक्निक मेथड। इस सीपीएम को अगर मैं बोलूं, इसे एक्सपेंड करूं, तो इसको एक्सपेंड करके मैं ये बोल सकता हूं सीपीएम इज अ क्रिटिकल पाथ मेथड। सो क्रिटिकल पाथ मेथड है आपका सीपीएम। यूज कहां करेंगे हम इसे? फर्स्ट में नोट डाउन कर रहा हूं, सीपीएम आपका क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड है। सो विल राइट हियर सीपीएम, और ये सीपीएम का मतलब क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। सो सीपीएम मींस क्रिटिकल पाथ मेथड। सो ये भी आपका एक नेटवर्क टेक्निक है, जैसे कि आपका पर्ट था, इन सेम सेंस आपका सीपीएम भी एक नेटवर्क टेक्निक है। बट क्या डिफरेंसेस है? पर्ट मैंने आपको बोला था एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच मींस टाइम हमारे पास सर्टेन नहीं था, तो उस टाइम को हम लोग फाइंड कर रहे थे, और जब टाइम सर्टेन नहीं हो तो फिर हम एग्जैक्टली कैसे भी किसी एक टाइम को ले सकते हैं, और जस्ट बाय टेकिंग वन टाइम हम कैसे कह सकते हैं कि यही टाइम आपका एक्यूरेट है। हो सकता है वो टाइम एक्यूरेट है, ये भी तो हो सकता है कि वो टाइम एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला ही पर्ट आपको प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। इसे हम वैसे वर्क में यूज कर रहे हैं जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं। वहां पे आप ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते हो कि किस पर्टिकुलर टाइम में आपका ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगा। सो टाइम अनसर्टेन था, इसलिए हमने मल्टीपल टाइम्स लिए, जो कि आपको ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक, ये सब टाइम्स थे। फर्दर इन टाइम्स को यूज करके हम एक ऑन एन एवरेज एक एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालते हैं, और उस एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन के बेसिस पे हम पूरे प्रोजेक्ट का टाइम निकाल रहे होते हैं। तो वहां पे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच था, बट सीपीएम आपका क्या है? सीपीएम एक डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है। डिटरमिनिस्टिक मींस जो डिटरमाइन किया जा सके इजिली, जो फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, सर्टेन है। सो ये सीपीएम जो आपका होता है, इसे हम लोग यूज करते हैं रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क के लिए। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो आपके रिपीटेटिव नेचर का है। अब आप बोलोगे सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि कितने टाइम लगेंगे? आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते, बट आपको ये तो पता होता है ना कि आप इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन कौन से पार्ट को कितने दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हो। आप कंक्रीट की क्यूरिंग 28 डेज के लिए करोगे, तो ये फिक्स है कि 28 डेज में कंक्रीट अपना रिजल्ट दे देगा क्यूरिंग का। वो रिसर्च नहीं है, वो पहले से फिक्स है, वो रिपीट कर रहे हो आप इस टाइप के काम को। ये काम मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल साइट्स पर रिपीट हो चुका है। सो दैट इज रिपीटेटिव नेचर का है वो आप ये नहीं कहोगे कि वो डायरेक्टली कि ये आपका जो है वो आपका एक रिसर्च टाइप वर्क है, टाइम अनसर्टेन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंस्ट्रक्शन वर्क जो आपके होते हैं वो आपके क्या है? वो रिसर्च वर्क नहीं है, वहां फिक्स है, आपका रिजल्ट आना भी फिक्स है।
सो दैट इज रिपीटेटिव नेचर। तो ऐसे रिपीटेटिव नेचर के लिए हम ये कहते हैं कि टाइम आपका सर्टेन है, टाइम सर्टेन है, आपको पता है कि ऑलमोस्ट इतने टाइम पे ऐसा कुछ हमें एक्टिविटी, ऐसा कुछ प्रोसेस देखने को मिलेगा। सो ऐसे कंडीशंस में आप यूज करते हो क्रिटिकल पाथ मेथड। ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड। सो दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT के बीच का डिफरेंस है आपका। PERT हम लोग यूज कर रहे थे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के लिए, CPM यूज करेंगे डिटरमिनिस्टिक अप्रोच के लिए। PERT में हमने 3 टाइम एस्टिमेट्स लिए थे, CPM में हमें 3 टाइम एस्टिमेट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी चीजें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो ऑलमोस्ट आपका टाइम फिक्स होता है, सर्टेन होता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 1 टाइम एस्टिमेट ले रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 टाइम एस्टिमेट लेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ नोट डाउन करूंगा CPM के बारे में। क्या बोल सकते हैं हम लोग CPM के बारे में? क्रिटिकल पाथ मेथड is based on deterministic behavior of, सो प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर अप्रोच पे था आपका कौन सा, PERT, और डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर अप्रोच पे आपके CPM। सो इसे यूज कहां करेंगे? जब प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच था तो हमने यूज किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। जब डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है तो ऑब्वियसली इसे हम यूज करेंगे ऐसे जगहों पे जहां पे आपके टाइम सर्टेन है, जहां पे आपका काम जो होगा रिपीटिव नेचर का होगा, रिपीटेटिव नेचर का होगा। सो राइट हियर critical path method is used as a network technique. Critical path method is used as a network technique, as a network technique. ये आप एज अ नेटवर्क टेक्निक यूज कर रहे हो, एज अ नेटवर्क टेक्निक यूज कर रहे हो कहां पे? रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क के लिए, एज ए नेटवर्क टेक्निक फॉर रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क सच एज। तो आप कंस्ट्रक्शन वर्क जो है रिपीटेटिव नेचर के, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क माने एक एग्जांपल दिया है, आप किसी भी चीज को जो रिसर्च नहीं हो, जिसके रिजल्ट आपको पहले से पता होता है कि ऐसा करने पे, ये स्टेप्स फॉलो करने पे मेरे पास फाइनल रिजल्ट ये आएगा, सो वैसे कंडीशंस में आप यूज करोगे CPM को, वैसे कंडीशंस में यूज करोगे CPM को। तो जब अप्रोच ही डिटरमिनिस्टिक है तो फिर हमें यहाँ पे 3 टाइम एस्टिमेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 टाइम एस्टिमेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ 1 टाइम एस्टिमेट लेंगे और इसी 1 टाइम एस्टिमेट को यूज करके अल्टीमेटली हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं सारा कुछ, फाइंड कर सकते हैं सारा कुछ। और मैंने आपको बोला था कि PERT में हमारा सारा कॉन्सेप्ट इवेंट पे बेस्ड होता है, CPM में ये कॉन्सेप्ट इवेंट पे बेस्ड नहीं होता, एक्टिविटी पे बेस्ड होता है। दैट डजंट मीन, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि CPM में इवेंट नहीं होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा इवेंट टाइम यहाँ पे भी होते हैं, अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, बट यहाँ पे जो कैलकुलेशन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट है आपके, वो कॉन्सेप्ट आपके इवेंट पे बेस्ड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट एक्टिविटी पे बेस्ड है। ऐसा क्यों? आप याद करो, मैंने आपको एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड बताया था। एक्टिविटी ऑन एरो मैंने क्या बोला था? एक्टिविटी एरो पे बेस्ड होते हैं और इवेंट नोड पे। और एक्टिविटी ऑन नोड में मैंने क्या बोला था कि एक्टिविटी आपके नोड पे होते हैं और इवेंट के लिए कोई प्लेस वहां पे नहीं है। और एक्टिविटी ऑन नोड हम लोग यूज करते हैं CPM के लिए, और एक्टिविटी ऑन एरो यूज करते हैं PERT CPM बोथ के लिए। तो CPM में इसलिए आपको एक्टिविटी ऑन नोड के लिए एक्टिविटी और एक्टिविटी ऑन एरो का इवेंट, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है, बट मेनली फोकस करते हैं CPM एक्टिविटी ऑन नोड मेथड पे। सो यहाँ पे CPM में आपके मोस्टली एक्टिविटी बेस्ड टाइम होता है, एक्टिविटी बेस्ड टाइम होते हैं, बट PERT में आपके इवेंट बेस्ड टाइम होता है और हमारा सारा कैलकुलेशन इवेंट बेस्ड टाइम पे होता है। बट होते दोनों जगह दोनों चीजें हो सकती हैं, सो ये कंफ्यूज मत होना। बस आपको ये याद रखना है कि CPM आपका एक्टिविटी बेस्ड टाइम पे होता है बेस्ड, और PERT जो है वो इवेंट बेस्ड टाइम पे होता है। सो नाउ तो यहाँ पे हम लोग 1 एस्टिमेट, सिर्फ सिंगल एस्टिमेट करेंगे हमारे कैलकुलेशन के लिए। इन CPM we do only single estimate, so we'll write this point. In CPM only single estimate is made, only single estimate is made, single time estimate, sorry, single time estimate is made. तो CPM में आपके सिंगल टाइम एस्टिमेट होते हैं, और PERT में मैंने आपको बोला वहां मल्टीपल, और मल्टीपल मींस 3 टाइम एस्टिमेट होते थे। तो यहाँ पे आपके CPM में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेंगे कि यहाँ पे आप फाइंड कर रहे हो क्या ऑप्टिमिस्टिक टाइम या मोस्ट लाइकली टाइम या पेसिमिस्टिक टाइम। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे PERT के लिए लिमिटेड है। CPM में हम लोग सिर्फ एक ही टाइम एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे, और जब इसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आप देखना कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, CPM में मैंने बोला टाइम, जैसे PERT मैंने आपको बोला अर्लीस्ट इवेंट टाइम होते हैं, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम होते हैं।
सिमिलरली आपके सीपीएम में भी कुछ स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड टाइम्स क्या है वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो ये टाइम यहाँ पे इवेंट के लिए होते हैं एज वेल एज आपके एक्टिविटी के लिए होते हैं। तो इवेंट के लिए दो टाइम होते हैं, अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट अलाइवल अक्रंस टाइम, जो कि आपने पार्ट में भी देख रखा है। यहाँ न्यू क्या है, न्यू है यहाँ एक्टिविटी ड्यूरेशन। एक्टिविटी के लिए 4 टाइम्स होते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। सो ये 4 डिफरेंट टाइम्स हैं। ये क्या होते हैं ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विल राइट द टॉपिक। फर्स्ट आप ये नोट डाउन कर लो। सो सीपीएम आपका बेस्ड है डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर पे, और ये यूज करते हो आप रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क के लिए। सो विल राइट दिस। सो यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला, यहाँ पे इवेंट टाइम और एक्टिविटी टाइम दोनों हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो देखो कैसे होगा। सो टॉपिक है आपका इवेंट टाइम एंड एक्टिविटी टाइम। सो ये आपके इवेंट टाइम और एक्टिविटी टाइम क्या है। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा इवेंट टाइम का, और इवेंट टाइम की अगर मैं बात करूं, दो इवेंट टाइम है। कौन से, अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट अलाइवेबल अकरेंस टाइम, अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट अलाइवेबल अकरेंस टाइम। सो विल राइट दिस। सो फर्स्ट वन है आपका ए पार्ट इज इवेंट टाइम। सो इवेंट टाइम मैंने क्या बोला, ये दो पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, सॉरी अर्लीस्ट इवेंट टाइम, एंड सेकंड वन इज लेटेस्ट अलाइवेबल अकरेंस टाइम। सो विल राइट अबाउट दिस। सो ए आपका इवेंट टाइम, और इवेंट टाइम में फर्स्ट पार्ट है आपका अर्लीस्ट इवेंट टाइम, अर्लीस्ट इवेंट टाइम। सो ये अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या है आपका, अर्लीस्ट इवेंट टाइम हो गया, मैंने आपको बताया था पार्ट में भी लास्ट लेक्चर में। अर्लीस्ट इवेंट टाइम वो टाइम है जिसपे कोई भी अर्लीस्ट टाइम है जिसपे कोई भी इवेंट आपका एंड करेगा, कोई भी इवेंट आपका एंड करेगा, कोई भी इवेंट आपका फिनिश कर रहा है। बट ये अगर मल्टीपल पाथ्स हो, इन मल्टीपल पाथ केस आप क्या करते हो, मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करते हो, मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करते हो। ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं डायग्राम। ये आपका इवेंट है 1, ये इवेंट है 2, ये इवेंट है 3। ये 3 आपके डिफरेंट इवेंट्स हैं, और ये तीनों इवेंट्स जाके एंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि इवेंट है आपका 4। अब इसके लिए टाइम अगर मैं बोलूं TE1 है, इसके लिए आपका टाइम TE2 है, ये टाइम TE3 है, और ये टाइम ले रहा है आपका TIJ, TIJ, TIJ। ये एक्टिविटी ड्यूरेशन है। तो इस केस में आप बताओ TE4 क्या होगा। यहां पर अगर मैं लिखूं TE4, मैंने बताया था आपको पार्ट में भी। सो TE4 क्या हो जाएगा, TE4 आपका यहां पे क्या होगा, TE4 आपका यहां पे होगा, अगर ये मैं सारे को मान लूं कि ये TEI है, ये पूरे को मैं मान लूं TEI है, और ये TIJ है। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं TEI प्लस TIJ मैक्सिमम। जो भी इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट वाले पाथ से 3 वैल्यू आ रही है, सेकंड से 4, थर्ड से 5th। सो मैक्सिमम क्या हो गया, TEI प्लस TIJ मैक्स, इसलिए मैं लिखा मैक्स, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, जो मैंने आपको बताया भी था वहां पे। सो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू होगा आपका TE4 के लिए, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। सो ये डायग्राम आप ड्रॉ करो फर्स्ट, देन विल राइट हियर अर्लीस्ट इवेंट टाइम के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द अर्लीस्ट, ये क्या होगा आपका एक अर्लीस्ट टाइम है, ये आपका अर्लीस्ट टाइम है जिसमें कोई भी आपका एक पर्टिकुलर इवेंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है आपका वो एंड कर रहा हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है आपका एंड कर रहा हो। सो इट इज द अर्लीस्ट टाइम, इट इज द अर्लीस्ट टाइम इन विच एन इवेंट कैन अकर। सो अर्लीस्ट इवेंट टाइम आपका वो टाइम है जिसपे कोई भी आपका इवेंट अकर करेगा एट अर्लीस्ट फास्टेस्ट स्पीड पे, और ये आपके नॉर्मल अगर सिंगल पाथ है तब तो एज इट इज आप ऐड कर लो, इसमें TIJ फाइंड कर लो। बट अगर मल्टीपल पाथ्स हैं तो क्या लोगे आप, मैक्सिमम वैल्यू। सो विल राइट हियर फॉर मल्टीपल पाथ्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू आप कंसिडर करते हो।
अगर सिंगल पाथ है तब तो आपके पास कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बट अगर मल्टीपल पाथ जा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, सो इन दैट केस वी विल एज्यूम मैक्सिमम टाइम, नोट डाउन करो आप इसे। ये हमारा फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट वन, इवेंट टाइम का फर्स्ट पार्ट है अर्लीस्ट इवेंट टाइम। सेकंड क्या होता है, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। सो विल राइट दिस, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। सो सेकंड पार्ट इज, ये हो गया आपका लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, दिस इज लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम क्या होगा, ये वो मैक्सिमम टाइम है जो किसी भी इवेंट के एंड होने के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हो विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट टाइम। विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट टाइम मींस आपका एक इवेंट कोई पर्टिकुलर डिले हो सकता है, एक पर्टिकुलर इवेंट को आप मैक्सिमम टाइम प्रोवाइड कर सकते हो, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है दैट शुड नॉट चेंज। सो विल राइट हियर, सो ये कैसा होगा डायग्राम, आप इमेजिन करो, ये आपका एक एक्टिविटी इवेंट है 1, इससे हो गया आपका 2, 3, 4। अब ये आपका टी आई है, टी एल आई है, ये आपके यहां पे मैंने बोला ये टी एल जे है। टी एल जे मीन्स एंड टाइम, एंड टाइम है ये बाकी तीनों इवेंट के लिए, कुछ भी हो सकता है। ये टी एल 2 होगा, ये टी एल 3 होगा, ये टी एल 4 होगा। सो इसके टी एल आई को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, टी एल आई के फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपका टी आई जे है, टी आई जे, टी आई जे। सो इन तीनों को अगर मैंने माना कि ये टी एल जे 3, 2, 2, 3, 4 कुछ भी है, सो टी एल आई इक्वल टू होगा टी एल जे मीन्स इसमें से कोई भी लोगे माइनस टी आई जे मिनिमम, जो कि मैंने आपको पार्ट में ही बताया था। लेटेस्ट अलाउएबल टाइम के केस में हम लोग मिनिमम लेते हैं अगर मल्टीपल पाथ्स है तो, सिंगल पाथ्स है तब तो कहीं पे कोई डाउट ही नहीं है। मल्टीपल पाथ्स है तो लेटेस्ट अलाउएबल के लिए हम लोग ये क्या लेंगे, ये मिनिमम टाइम लेंगे, और यही अभी हम लोग मैक्सिमम टाइम ले रहे थे, कहां, अर्लीस्ट इवेंट टाइम में। सो अर्लीस्ट में वी विल कंसिडर मल्टीपल पाथ्स में मैक्सिमम टाइम, और लेटेस्ट अलाउएबल में मल्टीपल पाथ्स के केस में हम लोग कंसिडर करेंगे मिनिमम टाइम। सो नोट डाउन करेंगे इसे, ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे या नोट डाउन करूंगा मैं। इट इज द मैक्सिमम अलाउएबल टाइम, इट इज मैक्सिमम अलाउएबल टाइम। इस मैक्सिमम अलाउएबल टाइम से क्या होगा, कोई भी इवेंट को आप डिले कर सकते हो विदाउट डिलेइंग द ड्यूरेशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। सो इट इज द मैक्सिमम अलाउएबल टाइम। So, ये आपका मैक्सिमम अलाउएबल टाइम है जिस टाइम से आप किसी भी इवेंट को, ये ध्यान रखना है आपको, आप किसी भी इवेंट को डिले कर सकते हो विदाउट डिलेइंग द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। वही मैंने मेंशन किया है, मैक्सिमम अलाउएबल टाइम बाय विच एनी इवेंट, जिससे आप कोई भी इवेंट को डिले कर सकते हो, इन विच एनी इवेंट कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, विदाउट डिलेइंग ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट को डिले किए बिना आप कोई भी जो इवेंट को डिले कर सकते हो मैक्सिमम टाइम से, उसे हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। मल्टीपल पाथ्स के केस में क्या होगा, मल्टीपल पाथ्स के केस में मिनिमम वैल्यू हम लोग लेंगे, मल्टीपल पाथ्स के केस में मिनिमम वैल्यू होगा, और अर्लीस्ट टाइम के केस में मल्टीपल पाथ में मैक्सिमम टाइम होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैक्सिमम का है मिनिमम का है, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की रेगुलरली, सो दैट ये कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ एक और पॉइंट मैं लिख सकता हूं, in case of multiple path, so multiple path के केस में मिनिमम टाइम आप कंसिडर करोगे, मल्टीपल पाथ के केस में मिनिमम टाइम कंसिडर करोगे, और अर्लीस्ट इवेंट के केस में आप मैक्सिमम टाइम को कंसिडर करते हो, मैक्सिमम टाइम को कंसिडर करते हो। तो ये डिपेंड करेगा आपका, ये डिपेंड करेगा आपका कि ये लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम पूछ रहा है या फिर अर्लीस्ट इवेंट टाइम पूछ रहा है। दोनों के केसेस में ये वैल्यू जो होते हैं आपके, ये वैल्यूज चेंज करते हैं, एक के केस में मैक्सिमम होता है, दूसरे के केस में वैल्यू मिनिमम होती है। नोट डाउन कीजिए आप इसे। सो दिस वाज द इवेंट टाइम, ये इवेंट टाइम ने पर्ट में भी देखा था, बट कुछ ऐसे टाइम है जो सिर्फ आपके सीपीएम में देखने को मिलते हैं, दोज आर एक्टिविटी टाइम, दोज आर एक्टिविटी टाइम। तो हम लोग नोट डाउन करेंगे एक्टिविटी टाइम क्या है। सो ये आपने नोट डाउन किया, ये हमारा इवेंट टाइम था,
second part is activity time. Second part is activity time. So ये एक्टिविटी टाइम क्या है वो हम लोग देखेंगे. Activity time. So second one is activity time. So एक्टिविटी टाइम आपके टोटल 4 होते हैं. देयर आर 4 एक्टिविटी टाइम्स. कौन कौन से मैंने बोले? फर्स्ट वन वाज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. सेकंड इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम. थर्ड वन इज लेटेस्ट फिनिश टाइम. एंड फाइनल वन इज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. सो विल राइट द फर्स्ट. आई विल राइट द नेम, देन वन बाय वन वी विल डिस्कस. सो विल राइट हियर. इसमें फर्स्ट होता है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. Earliest start time. Second one is latest start time. So ये आपके 4 एक्टिविटी टाइम होते हैं सीपीएम में. 4 एक्टिविटी टाइम होते हैं. फर्स्ट वन इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. सेकंड वन इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम. थर्ड वन इज लेटेस्ट फिनिश टाइम. एंड फोर्थ वन इज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. सो फर्स्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपको क्या है. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है? सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की बात अगर मैं करूं तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा? वो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम. वो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम जिसपे आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो. जिसपे आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं. अब ये कोई भी एक्टिविटी आप कब स्टार्ट करोगे? जब उसको प्रीसीड करने वाला टेल इवेंट अकर हो चुका होगा. जब उसे प्रीसीड करने वाला टेल इवेंट अकर हो चुका होगा. तो अगर आपका टेल इवेंट अर्लीस्ट टाइम पे अकर हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका एक्टिविटी भी अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट होगा. सो टेल इवेंट आपके अगर अर्लीस्ट टाइम पे अगर कर रहे हैं तो आपका कोई भी एक्टिविटी अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट होगा. मैंने आपको बोला था कोई भी एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है? जब उसका टेल इवेंट अकर कर लेता है. जब टेल इवेंट अकर करेगा तो आपका एक्टिविटी स्टार्ट होता है. और जब सारे एक्टिविटी एंड करते हैं तो आपका हेड इवेंट एंड करता है. सो वही मैं बोल रहा हूँ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ. ये सारे एक्टिविटी टाइम है. इससे पहले हमने इवेंट टाइम देखा था. तो एक्टिविटी टाइम में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम किसी भी एक्टिविटी के लिए क्या होगी, तो किसी भी एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तब आपका होगा जब आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से पहले के जो टेल इवेंट है वो अर्लीस्ट टाइम पे अकर हो जाए. तो जब टेल इवेंट अर्लीस्ट टाइम पे अकर होगा, दैट मीन्स कि उसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो सारी भी आपके अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट करेगी. सो विल राइट द सेम हियर. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. So, ये आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज द अर्लीस्ट टाइम एट विच एनी एक्टिविटी कैन स्टार्ट. एट विच एनी एक्टिविटी कैन स्टार्ट. तो कोई भी एक्टिविटी आपका तभी स्टार्ट होता है जब उसका टेल इवेंट अकर करता है. दैट मीन्स अगर आपका टेल इवेंट अर्लीस्ट टाइम पे अकर कर रहा है सो ओवरऑल आपकी जो एक्टिविटी टाइम होगी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वो भी आपके बिफोर होंगे. सो विल राइट हियर. सो टेल इवेंट अगर आपके अर्लीस्ट टाइम पे अकर कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका एक्टिविटी का टाइम जो होगा वो भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे वो स्टार्ट कर सकता है. सो दैट विल आल्सो स्टार्ट एट अर्लीस्ट टाइम. सो विल राइट हियर एनी एक्टिविटी. सो मैंने यहाँ यही मेंशन किया है कि कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी स्टार्ट्स व्हेन इट्स टेल इवेंट अकर. जो आपको मैंने पार्ट में भी बताया था. पार्ट में ही फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर मैंने आपको बताया था. सो कोई भी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब उसका टेल इवेंट अकर करेगा. और मैंने ये बोला कि अगर टेल इवेंट ही आपका अर्लीस्ट टाइम पे अकर कर रहा हो, thus when tail event occurs at its earliest time, तो आपका एक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट होगा. सो एट अर्लीस्ट टाइम देन द एक्टिविटी विल आल्सो स्टार्ट एट इट्स अर्लीस्ट टाइम. तो एक्टिविटी भी आपका क्या होगा? अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट होगा. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी टाइम, दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम नोट डाउन करेंगे आप इसे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये आपका अर्लीस्ट टाइम है. दिस इज अर्लीस्ट टाइम एट विच एनी एक्टिविटी कैन स्टार्ट. कोई भी एक्टिविटी आपका स्टार्ट होगा. फर्दर क्या है? एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी कब स्टार्ट होता है? व्हेन टेल इवेंट अकर्स. टेल इवेंट अकर. तो आपका टेल इवेंट भी अगर अकर हो रहा है, अगर आपके टेल इवेंट ही अकर हो रहे हैं अर्लीस्ट टाइम पे, व्हेन टेल इवेंट अकर्स एट अर्लीस्ट टाइम, उस केस में आपका एक्टिविटी भी होगा ऑल्सो स्टार्ट
एट अर्लीस्ट टाइम, तो आपका एक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। सो नोट डाउन करेंगे आप, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, फर्स्ट एक्टिविटी टाइम दैट इज अर्लीस्ट टाइम, फर्स्ट एक्टिविटी टाइम दैट इज अर्लीस्ट टाइम। नेक्स्ट सेकंड वन हमारे पास क्या है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सो अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, विल राइट हियर, ये आपका फर्स्ट था अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। नेक्स्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपका वो हुआ, मैंने अभी बोला फर्स्ट के लिए, कि जब आपका कोई भी एक्टिविटी अपने मैक्स अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, तो कोई भी एक्टिविटी जो अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट हो रहा होगा वही तो अर्लीस्ट टाइम पे फिनिश भी होगा, जो अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट हो रहा है वही अर्लीस्ट टाइम पे फिनिश भी होगा। और इसके लिए हमारे अंदर अजम्पशन ये है कि बाकी सारे कंडीशंस आपके प्रिवेलिंग है, बाकी सारे कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो जो भी चीज पहले स्टार्ट हुई है वही चीज पहले एंड भी होगी। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि उसमें कोई भी फर्दर डिले नहीं हुआ है। सो अर्लीस्ट फिनिश टाइम को हम कैसा डिफाइन कर सकते हैं, अर्लीस्ट फिनिश टाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज the time, the maximum, the earliest time at which any activity will finish, the earliest time at which any activity will finish। तो that means कि जो एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्ट हुआ है वही एक्टिविटी अर्लीस्ट फिनिश भी होगा। सो सेकंड वन इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। और इस अर्लीस्ट फिनिश टाइम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द अर्लीस्ट टाइम एट विच एनी एक्टिविटी विल फिनिश, एट विच एनी एक्टिविटी विल फिनिश। और जब आपका कोई एक्टिविटी फिनिश हो रहा होता है तो क्या होता है, हेड इवेंट अकर करता है, हेड इवेंट अकर करता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट को कंसिडर नहीं करोगे अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करने में। अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी फाइंड करने के लिए। तो आपके क्वेश्चंस पूछते हैं कि इन विच ऑफ द एक्टिविटी टाइम अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट इज नॉट कंसिडर्ड, और चारों ऑप्शन दे देंगे, तो किसमें हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम में, अर्लीस्ट फिनिश टाइम में। सो विल राइट हियर, सो फर्स्ट पॉइंट इज ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम है क्या। सो ये आपका हो गया अर्लीस्ट टाइम एट विच एनी एक्टिविटी विल फिनिश, एट विच एनी एक्टिविटी विल फिनिश। और ये एनी एक्टिविटी विल अर्लीस्ट टाइम पे कब फिनिश करेगा, जब वो स्टार्ट अर्लीस्ट टाइम पे हुआ, जब वो स्टार्ट अर्लीस्ट टाइम पे हुआ। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी आपके अर्लीस्ट टाइम पर स्टार्ट हुआ है तो वो अल्टीमेटली फिनिश भी करेगा अर्लीस्ट टाइम पे। सो वो राइट है, तो वही पॉइंट मैंने देखा कि कोई भी एक्टिविटी जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट हुई है वही एक्टिविटी आपके फिनिश टाइम पे उसकी अर्लीस्ट होगी। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या मैंने बोला था कि आप अर्लीस्ट फिनिश टाइम, यहाँ पे एक्टिविटी फिनिश होने की बात हो रही है, तो एक्टिविटी जब फिनिश होती है तो क्या करता है, हेड इवेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अर्लीस्ट इवेंट टाइम या अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट को कंसिडर करोगे। अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट को हम कंसिडर नहीं करते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके रेगुलरली पूछे गए हैं। सो राइट हियर, सो यहाँ मैंने लिखा कि फॉर कैलकुलेटिंग अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट इज नॉट कंसिडर। और हेड इवेंट से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ये फिनिशिंग ऑफ एक्टिविटी है, तो जब कोई एक्टिविटी फिनिश हो रही हो तो वहां पे अकर होता है आपका हेड इवेंट। सो इसलिए आप हेड इवेंट के अर्लीस्ट टाइम को कंसिडर मत कर लो अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी के लिए। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम को अगर मैं EFT लिख रहा हूं तो क्या इसे लिख सकता हूं, EFT इक्वल टू EST प्लस TIJ, बिल्कुल लिख सकता हूं। अर्लीस्ट फिनिश टाइम इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस TIJ, जो भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है किसी एक्टिविटी का, उस एक्टिविटी में आप एक्टिविटी के ड्यूरेशन को ऐड कर दो, दैट इज TIJ, जो अभी तक मैंने आपको समझाया है। तो आपको क्या दे देगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सो इसे नोट डाउन करेंगे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम में आप लिखना अर्लीस्ट फिनिश टाइम इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस TIJ। नोट डाउन करो आप इसे, नोट इट डाउन। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर कैलकुलेटिंग अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट नॉट कंसिडर्ड। ये ध्यान रखना, अर्लीस्ट टाइम जो होगा आपका इवेंट का, हेड इवेंट के लिए, वो आप कंसिडर नहीं करोगे। अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट को आप कंसिडर कभी नहीं करते हो फॉर कंप्यूटिंग अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी, फॉर कंप्यूटिंग अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एनी एक्टिविटी। सो ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी टाइम था,
that is earliest finish time. So first हमने क्या देखा, first one was earliest start time and second one is earliest finish time. Now third one is latest finish time. Latest finish time, so right here latest finish time क्या होता है? So third type of activity time is latest finish time. और ये आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा किसी भी एक्टिविटी के लिए? ये सारे हम एक्टिविटी टाइम डिस्कस कर रहे हैं. सो लेटेस्ट फिनिश टाइम आपका वो टाइम होगा किसी भी एक्टिविटी के लिए जिस मैक्सिमम टाइम पे आप किसी भी एक्टिविटी को अलाउ कर सकते हो कंप्लीट होने के लिए. मैक्सिमम टाइम जो किसी भी एक्टिविटी को आप अलाउ कर सकते हो कंप्लीट होने के लिए विदाउट डिले इन प्रोजेक्ट, विदाउट डिले इन कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को डिले किए बिना जो आप टाइम कंसिडर करते हो, जिस टाइम को आप कंसिडर करते हो किसके लिए? एक्टिविटी के लिए, वो आपका हो गया लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश टाइम. लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया वो टाइम जिसपे आपका कोई भी एक्टिविटी फिनिश हो रहा हो, विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. तो मैक्सिमम टाइम जिसपे आप एक्टिविटी को अलाउ कर सकते हो कि वो इस टाइम पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फिनिश होगा, बट उससे आपके पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे कोई भी डिफरेंस नहीं आनी चाहिए. सो राइट हियर. तो ये वो मैक्सिमम टाइम है जो कि आप अलाउ कर सकते हो. लेटेस्ट टाइम अलाउड फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी, जो आप किसी भी एक्टिविटी के कंप्लीशन के लिए अलाउ कर सकते हो, सो दैट एंटायर ड्यूरेशन जो आपके प्रोजेक्ट का है उसे आप डिले नहीं करो. सो दैट एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज नॉट डिलेड. सो नोट डाउन करेंगे इसे हम लोग. ये आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम, दिस इज लेटेस्ट फिनिश टाइम. सो लेटेस्ट फिनिश टाइम आपका वो मैक्सिमम टाइम हो गया जो आपने अलाउ किया किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. नाउ फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी टाइम क्या है? दैट इज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को कैसे डिफाइन कर लेंगे? वो मैक्सिमम टाइम जो आप किसी भी एक्टिविटी को अलाउ कर सकते हो स्टार्ट होने के लिए. ये फिनिश के लिए था, वो आप स्टार्ट होने के लिए अलाउ कर सकते हो सो दैट कि आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं हो. सो लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट में डिफरेंस क्या? बहुत बेसिक डिफरेंसेस है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको. सिर्फ लेटेस्ट फिनिश टाइम में था इट इज लेटेस्ट टाइम अलाउड फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी, और यही मैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में क्या लिखूंगा? अलाउड फॉर स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी. किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट होने के लिए मैक्सिमम टाइम जो आप अलाउ कर सकते हो सो दैट एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए. किसी भी कंडीशन में आप एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट को चेंज नहीं होने दोगे, वो आपका डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिले हो गया तो फिर तो सारी बात ही खत्म है. सो एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कभी भी आपका चेंज नहीं होना चाहिए विदाउट डिलेइंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट. आप किसी भी एक्टिविटी को कितने लेटेस्ट टाइम से स्टार्ट कर सकते हो या फिनिश कर सकते हो, वो आपका लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है. सो नेक्स्ट वन विल राइट अबाउट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम्स. इसे नोट डाउन करो आप. Fourth one is latest start time. So ये latest start time क्या, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. Latest start time. So fourth one will write latest start time. सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को कैसे डिफाइन करना है हमें? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम वो मैक्सिमम टाइम है जो आप किसी भी एक्टिविटी के स्टार्टिंग के लिए अलाउ कर सकते हो विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट. सो विल राइट हियर. तो ये आपका डिफरेंस आप देखो. सिर्फ वहां मैंने लिखा था लेटेस्ट फिनिश में मैंने लिखा था मैक्सिमम टाइम दैट कैन बी अलाउड फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ latest start time is the maximum time that can be allowed for a starting of an activity. वहां कंप्लीशन था, यहाँ स्टार्टिंग होगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी. तो ये आपको दोनों केसेस में प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए. तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन. बिल्कुल, लेटेस्ट फिनिश टाइम में से एक्टिविटी ड्यूरेशन को माइनस करोगे तभी तो आपका आएगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. और कोई भी एक्टिविटी आपका स्टार्ट कब होता है? जब टेल इवेंट अकर करता है, जो कि मैंने आपके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में बताया भी था. सो ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में यहाँ पे भी आपका एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है. सो एक्टिविटी स्टार्ट कब होगा? जब टेल इवेंट अकर होगा. सो दैट मीन्स अगर आपका टेल इवेंट लेटेस्ट टाइम पे अकर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम होगा वो भी लेटेस्ट होगा. बट लेटेस्ट
अलाउएबल अकरेंस टाइम ऑफ एनी टेल इवेंट, ये हम कंसिडर नहीं करते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में। जैसा कि हमने बोला था अभी आपको अर्लीस्ट फिनिश टाइम में, कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम में हम हेड इवेंट के अर्लीस्ट टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे। सो सिमिलरली लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में हम टेल इवेंट के लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं। सो ये दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, इन दोनों पॉइंट्स से क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे गए हैं। सो राइट है, इसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया है कि लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम ऑफ एनी टेल इवेंट, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम ऑफ टेल इवेंट को आप कंसिडर नहीं करोगे, नॉट कंसिडर्ड while computing latest start time of any activity, while computing latest start time of any activity। तो ये कंडीशन एग्जैक्टली आपका अपोजिट हो गया किसके, अर्लीस्ट फिनिश टाइम के। वहां पे आप अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट को कंसिडर नहीं करते हो, यहाँ पे आप लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम ऑफ टेल इवेंट को कंसिडर नहीं करते। चीजें इंटरलिंक्ड है, आपको समझनी होंगी, इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर काफी डिटेल में आपको बताया था इवेंट और एक्टिविटी रिलेटेड, और इसी इवेंट एक्टिविटी का आपका पूरा पर्ट और सीपीएम है। पर्ट में भी आपने देखा सारे जगह यूज हो रहे थे, सीपीएम में भी यही यूज होंगे। सो इवेंट और एक्टिविटी के रिलेटेड यहाँ आपको ध्यान रखना है। कोई भी एक्टिविटी तभी अकर होता है जब आपके टेल इवेंट अकर हो चुके हो, कोई भी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगा जब उसका टेल इवेंट अकर हो चुका हो, और कोई भी एक्टिविटी जब एंड करेगा तो उसका हेड इवेंट भी एंड करेगा। सो ये कॉन्सेप्ट आपके सारे जगह यूजफुल है, इंटायर पार्ट और सीपीएम के लिए, इंटायर पार्ट और सीपीएम के लिए। सो नोट डाउन करेंगे आप इसे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम ऑफ टेल इवेंट नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड आप याद रखना, ये नॉट कंसिडर्ड होता है व्हाइल लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हम क्या लिख सकते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस टी आई जे। सो एल एफ टी माइनस टी आई जे, टी आई जे आपका क्या है, एक्टिविटी ड्यूरेशन है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं एल एस टी इक्वल टू एल एफ टी माइनस टी आई जे, माइनस टी आई जे। सेम कॉन्सेप्ट है जो भी हमने क्वेश्चन में भी यूज किया था। हाँ, उसके केस में आपका ये टी आई जे मिनिमम जो होगा वो आप यूज करोगे, टी आई जे मिनिमम यूज करते हैं हम लोग। सो नोट डाउन करेंगे आप इसे। सो दीज वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट एंड एक्टिविटी टाइम, इवेंट टाइम थे और एक्टिविटी टाइम थे, और दोनों टाइम को हम कंसिडर करते हैं सीपीएम में, बट यूज हमारा मोस्टली एक्टिविटी टाइम का कॉन्सेप्ट होता है, यूज हमारा एक्टिविटी टाइम का कॉन्सेप्ट होगा। अब ये जो एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटी टाइम है, इन डिफरेंट एक्टिविटी टाइम के बेसिस पे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लोट का, आपका कॉन्सेप्ट आता है फ्लोट का। मैंने आपको बताया भी था पर्ट में कि पर्ट में जो आपके स्लैक हैं वही सेम आपके सीपीएम में फ्लोट होते हैं, बट स्लैक इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, स्लैक से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं आपके, बट फ्लोट से आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों पूछते हैं फाइंड करने को, क्योंकि स्लैक में सिर्फ एक ही स्लैक थे, हेड इवेंट और टेल इवेंट स्लैक, बट फ्लोट जो आपका है, इस फ्लोट में आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लोट, फर्स्ट वन इज टोटल फ्लोट, सेकंड वन इज फ्री फ्लोट, थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट फ्लोट, एंड फोर्थ वन इज इंटरफेयरिंग फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट। तो ये फ्लोट्स क्या हैं, ये चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फ्लोट्स क्या हैं डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट फ्लोट को अगर मुझे डिफाइन करना होगा क्या होगा, तो फ्लोट आपका वो है, फ्लोट आपके वो डिफरेंस है किसके, लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम के बीच का, लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम के बीच का। मींस फ्लोट आपका सिमिलर कॉन्सेप्ट है दैट ऑफ स्लैक, जैसे कि स्लैक आपका पोर्ट में होता है, फ्लोट आपके सीपीएम में होते हैं। तो फ्लोट आपका वो मैक्सिमम टाइम है जिससे आप किसी भी एक्टिविटी को डिले कर सकते हो, सो दैट कि आपका इंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिले नहीं हो, इंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिले नहीं हो। अब इसी फ्लोट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका मैंने बोला टोटल फ्लोट, सेकंड वन इज फ्री फ्लोट, थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट फ्लो, एंड फोर्थ वन इज इंटरफेयरिंग फ्लोट। तो ये चारों फ्लोट्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोट।